अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर परवेज़ हुद भाई। आज बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। Okay, thank you. सर, आप जैसे जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में जो एक टेंशन चली हुई है और कल रात को जो है वो अटैक भी किया गया है भारत की तरफ से, जवाब में पाकिस्तान ने भी अटैक किया है और डिटेल्स आ रही हैं। लेकिन सर, आपको लगता है कि जो न्यूक्लियर वॉर की बात की जाती है पाकिस्तान की तरफ से भी अक्सर कहा जाता है कि हमारे पास एटम बम है और जाहिर है भारत के पास भी है, क्या दोनों कंट्रीज जो हैं वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकती हैं और अगर गई तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? बिल्कुल। इस वक्त सूरत हाल बड़ी नाजुक, बहुत ख़तरनाक है। इसमें अगर मज़ीद इजाफ़ा हुआ तो रिएक्शन, काउंटर रिएक्शन, ये अमल बढ़ता चला जाएगा। और जब एक ख़ास नहज पर हम पहुँचेंगे तो फिर हर किस्म का असलहा इस्तेमाल हो सकता, जिसमें एटम बम भी है। और एटम बम के बारे में तो सभी जानते हैं कि जो हिरोशिमा में एक बम फेंका गया था और ये छोटा था, और उस ज़माने में आबादी काफ़ी फैली हुई होती थी उन शहरों में, लेकिन फिर भी हिरोशिमा पर हमले के नतीजे में 150,000 लोग मर गए। तो अब तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास कोई 150-200 बॉम्ब्स हैं, और कुछ उनमें से हिरोशिमा के बराबर के हैं, कुछ उससे बड़े हैं, कुछ उससे छोटे हैं। और अब आबादी इन दोनों मुल्कों में बहुत कसीफ है, बहुत डेंस है, और जो नुकसानात होंगे वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लिहाजा ये हमेशा एक ऐसी चीज़ रही है दोनों सरकारों के लिए कि इससे दूर रहना चाहिए। तो गुज़िश्ता सालों में कुछ पेशबंदियाँ भी की गईं, हॉटलाइन्स बनाए गए, एक प्रोटोकॉल बनाया गया कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो दोनों साइड के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, डीजीएमओज, वो एक दूसरे को इत्तला करेंगे कि बस अब बहुत हो गया, अब चलो हम हल्का कर रहे हैं, तुम भी अपना हल्का कर दो। लेकिन वो पेशबंदियां, वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहलाते थे, सीबीएम्स, वो अब एक तरफ कर दिए गए हैं। अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई डिप्लोमेटिक, कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं है। ये दूसरे मुल्कों से भी उसके ज़रिए से अगर गए भी तो वो एक थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी की कितनी दिलचस्पी है और उसका झुकाव किस तरफ है, ये सब कुछ उसी के ऊपर मुनहसर होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो हालात इस वक्त हैं बहुत ख़तरनाक हैं, और ये सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं, दोनों के लिए। लेकिन सर, अगर ऐसा हुआ जो कि आई विश के कभी ना हो, लेकिन तो कितनी कैजुअलिटीज हो सकती हैं, उसमें एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हो सकता है और आगे जो जनरेशन होंगी वो क्या भुगत सकती हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ सकती है? प्रॉब्लम तो बहुत आ सकती है, क्योंकि जब एटम बम इस्तेमाल होते हैं तो उनमें से रेडिएशन निकलती है। ये रेडिएशन दहाइयों तक रहती है। अब देखें, फुकुशिमा में जो रिएक्टर एक्सीडेंट हुआ था, फुकुशिमा 2011 में हुआ था, लेकिन अब भी वो इलाका फुकुशिमा के आसपास आबाद नहीं हो सका, क्योंकि उधर जो तापकारी है वो आ, कुछ तो उसमें से कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, मिनटों के अंदर खत्म हो जाते हैं, कुछ घंटों में होते हैं, कुछ सालों में होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो सैकड़ों सालों के बाद भी एक्टिव रहते हैं। तो यही बहुत फिक्र की बात है कि अगर एटम बम्स इस बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किए गए, तो देखिए हिरोशिमा पे तो एक बम फेंका गया ना, नागासाकी पे एक हुआ, और ये दो वाकयात ऐसे हैं कि उनसे जापान आखिर रिकवर कर सका। बहुत तकलीफ दे अमल से गुजरा। जो बच्चे पैदा हुए वो डिफेक्टिव थे, उनमें तरह तरह की खराबियां थीं,
किसी के 2 नाक, किसी के 3 कान, कुछ पैदाइशी मर गए, किसी को वो जो अमराज हैं, क्योंकि इंसान का जेनेटिक स्ट्रक्चर रेडिएशन बदल देता है, तो हमारा डीएनए खास तौर पे इससे मुतासिर होता है। लिहाजा इंसानों ने ये सोचा कि न्यूक्लियर वॉर से हर सूरत, हर हाल में बचा जाए। अब मैं ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि दोनों जो यहाँ लीडर्स हैं, इस तरफ भी उस तरफ भी, उनको पता है कि ये उसका अंजाम हो सकता है, तो उससे बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब नुकसान एक साइड को पहुंचेगा, तो एक कुदरती, एक फितरी रद्द अमल होता है कि चलो हम उनको मारते हैं। तो इस आगे पीछे में रिस्पांस, काउंटर रिस्पांस में कोई ये नहीं कह सकता कि ये कहां तक हमें पहुंचाएगा। लेकिन सर ये दोनों कंट्रीज में मैंने देखा है कि खास तौर पे पाकिस्तान की तरफ से तो कई बार कहा जाता है पाव पाव के बम भी हैं, हमने बम ऐसे ही नहीं रखे हुए हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स का हमने सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। सर इस किस्म की बातें और तो किसी कंट्री में मैंने नहीं सुनी। कई कंट्रीज और भी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। क्या यहाँ पर जो लीडर्स हैं या यहाँ पर जो गवर्नमेंट आती है, क्या वो इतनी मिच्योर नहीं है कि उनके हाथ में इतनी खतरनाक चीज हो कि वो कभी भी चला सकते हैं क्या ये लोग? ऐसे तो नहीं है कि कभी भी ये वो ऐसे ही चला लेंगे, लेकिन इनके पास डेफिनेटली वो चलाने की सलाहियत है, और मैं कहूँगा कि इंडिया के पास भी है। और अगर इस तरह की लूज स्टेटमेंट्स, इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं, तो इंडिया की तरफ से भी हुई है। वहां से हमने ये सुना है कि नो फर्स्ट यूज को हम नहीं मानते, अगरचे जो शुरू की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी इंडिया की, उसमें नो फर्स्ट यूज पर खास तौर पे जोर दिया गया कि हम पहले बम नहीं चलाएंगे। पाकिस्तान ने तो हमेशा ये कहा कि हम नो फर्स्ट यूज को नहीं मानते, हम चला सकते हैं, लेकिन इंडिया भी उससे मुकर गया। और देखिए, मैं इसको एक बड़े तनाजुर में देखना चाहता हूँ। 1998 में जब इंडिया ने बम टेस्ट किया, तो बड़ी खुशियां मनी वहां पर कि देखो हम अब चाइना और पाकिस्तान दोनों को अब पीछे छोड़ गए हैं, और पाकिस्तान को अब सोच लेना चाहिए, वो अब इंडिया को कभी मैली आंख से देख नहीं सकता, वगैरह। और जब 28 मई को पाकिस्तान ने टेस्ट किया, तो बिल्कुल इधर भी मिठाइयां बटी। तो लोगों को, आम जनता को दीवाना करना, उनके अंदर ये जज्बा, ये जोश दिलवाना, ये तो दोनों हुकूमतें बड़ी माहिर होती हैं इसके ऊपर। बल्कि अब आरजू, हमें इस बात पर सोचने की जरूरत है कि क्या ये दोनों सरकारों की अब जरूरत नहीं बन गई है कि वो दूसरे के खिलाफ अपने लोगों को उकसाएं। अब पाकिस्तान की हुकूमत लीजिए, हमें पता है कि जो इलेक्शंस हुए थे, उनकी कोई साख नहीं थी। दिस इज एन इलिजिटिमेट गवर्नमेंट दैट वी हैव नाउ। हमें पता है कि इसकी पीछे फौज है। हमें ये पता है कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो टेररिज्म है, या जो उधर जंग हो रही है पंजाब के खिलाफ, मरकज के खिलाफ, चलिए उसमें कुछ इंडिया का हाथ हो सकता है, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं है, लेकिन और वो आ, अब उठ खड़े हुए हैं मरकज के खिलाफ। यही मसला हम केपीके में देखते हैं। फिर सिंध में जो हुआ, जो कनाल्स का मसला था, जिसमें आखिर पंजाब को पीछे हटना पड़ा। तो पाकिस्तान की, हाँ, सरकार जो है मुश्किल में है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि मोदी सरकार ने मुसलमान दुश्मनी में, इस्लाम दुश्मनी में जो कुछ किया है, चलिए राम टेम्पल से लेकर अभी जो कश्मीरियों के 2000 कश्मीरियों को पकड़ा है। अब 2000 को आप कैसे पकड़ सकते हैं भाई? यू डोंट हैव एनी इंडिकेशन दैट दे वर गिल्टी,
लेकिन फिर भी पकड़ लिया, मकान उधर बुलडोज कर रहे हैं। तो मैं किसी एक हुकूमत को यहाँ कोई शाबाश नहीं दूंगा। मैं समझता हूँ कि ये दोनों इस इस घिनौने काम में लगे हुए हैं कि अपने अवाम को, अपनी जनता को ये दूसरे के खिलाफ उकसा रहे हैं। लेकिन सर इस वक्त आपको लग रहा है कि कोई बड़ी कंट्रीज, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो या कोई गल्फ कंट्री में से कोई बीच में आएगा और इन दोनों में सुलह करवाएगा, या इस बात को, जो टेंशन बनी हुई है, उसको कम करने की कोशिश की जाएगी? बाकी तो आप जानते ही हैं कि वो कई बार मुंबई अटैक से लेकर और अभी तक कई बार पाकिस्तान को कह चुके हैं कि जी टेररिज्म हो रही है आपकी साइड से, आप रोकिए, हाफिज सईद और इस किस्म के लोग जो हमने रखे हुए हैं, वो तो वैसे ही हमारे हमारे खिलाफ एक बात चली जाती है, चाहे हम माने या ना माने। लेकिन आपको लगता है कोई कंट्री आएगी बीच में रोकने के लिए? हाँ हाँ, आना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर इसको अगर वो बीच में नहीं आए तो फिर ये एटॉमिक वॉर की तरफ चला जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन वो बीच में आएंगे। अब पहले ऐसे था ना कि अमेरिका का खासा असर और रसूख था पाकिस्तान में, लेवरेज था। अब वो खत्म हो गया। अब अगर किसी मुल्क का है तो सिर्फ चाइना का है। हाँ, अरब के हैं लेकिन दे डोंट रियली मैटर वेरी मच। उनका उनके पास कोई ऐसे लीवर्स नहीं हैं। हाँ, वो लोन्स देते हैं, पैसा देते हैं पाकिस्तान को, लेकिन असल चीज चाइना है। अब चाइना भी ये नहीं चाहता कि यहाँ एटमी जंग हो, क्योंकि उसके जो नुकसानात हैं वो पूरी दुनिया को चाइना समेत अपनी लपेट में ले लेंगे। अब आप ये सोचिए कि हम किस मुल्क का फायदा हो सकता है कि रेडियो एक्टिविटी पूरी फिजा में फैल जाए। कि देखिए, आपको याद है ना, जब एक रिएक्टर फटा था यूक्रेन में, तो उसकी रेडियो एक्टिविटी यूरोप पहुंच गई थी और महीनों तक वहां दूध नहीं पिया जा सकता था क्योंकि उसके अंदर आयोडीन कंटेमिनेशन थी। अब वो तो एक रिएक्टर था ना, लेकिन अब यहाँ एक दफा एटम बम इस्तेमाल होता है तो वो एटम बम फिर रिएक्टर्स के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे, और वो एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक चीज होती है। अब इंडिया के पास और पाकिस्तान के पास, दोनों के पास एटॉमिक रिएक्टर्स हैं। और उनमें, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि एक एटम बम में कुछ ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं होता, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। लेकिन रिएक्टर्स के अंदर टनों के हिसाब से होता। तो एक दूसरे को के रिएक्टर्स को भी ये निशाना बना सकते हैं, एक दूसरे के शहरों को निशाना बना सकते हैं। और जो इससे तबाही होगी वो तो इंसानियत को ले डूबेगी। बल्कि इसकी इसकी स्टडीज भी हुई हैं कि इसके असरात 100 साल तक रहेंगे। इंडिया पाकिस्तान की अगर एटॉमिक वॉर होती है तो इससे बाकी दुनिया पर 100 साल के लगभग इसके असरात होंगे। तो ऑफ कोर्स बाकी दुनिया ये चाहती है कि ये ना लड़े, ये दो मुल्क जो है आपस में ना लड़ें। लेकिन हमेशा ये, और मेरा ख्याल है कि नहीं होगी, आई होप सो सर्टनली। लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता है दावे के साथ। लेकिन सर जैसे आप कह रहे हैं, वाकई में बहुत ही खौफनाक, वैसे अगर ये चीज हुई, कभी होनी नहीं चाहिए आई विश, लेकिन अगर हुई तो ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान को ही तो डैमेज नहीं करेगी। इसमें तो जैसे आप कह रहे हैं चाइना भी है और कई दूसरी कंट्रीज जो हैं वो भी आ सकती हैं। तो कौन सी कंट्रीज आपके ख्याल से कहाँ तक पहुंच जाएगी इसकी जो तबाही है? देखिए, वो जो फुकुशिमा वाला वाकया था ना, अच्छा सोचिए कि जापान कहाँ है और कैलिफोर्निया कहाँ है। तो जापान से अमेरिका तक रेडियो एक्टिविटी पहुंची थी और अब भी वो इलाका महफूज नहीं है। जब ये रेडियो एक्टिविटी हवा में, फिजा में पहुंचेगी
تو اوپر جو اس کا بالائی طبقہ ہے جس کو اسٹریٹوسفیئر کہتے ہیں، تو اسٹریٹوسفیئر کے اندر جب یہ ذرے ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز پہنچیں گے تو پھر تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اس ملک پہ جا کے گریں گے یا اس پہ. This will envelop the entire globe. اچھا یہ دیکھیے، ایک زمانہ تھا جب امریکہ اور رشیا، سوویت یونین، ایٹامک ٹیسٹنگ کرتے تھے، اور یہ 1950s کی بات ہے. اس کے اثرات اب تک ڈیٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں، اور ان اثرات سے جو ایسٹیمیٹڈ کیجولٹیز ہوئی ہیں اس وقت نہیں پتا تھا، لیکن بعد میں جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ بام ٹیسٹ جو آسمان تلے ہوتے تھے، they resulted in tens of thousands of deaths. اور یہ دیکھیں یہ تو اس سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہوگی. لیکن سر یہ بنائے کیوں جاتے ہیں ہمارے یہاں؟ جیسے ہم نے کیوں نیوکلیر ویپنز بنائے؟ ایران بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بھی بنا لے. اگر یہ اتنی خطرناک چیز ہے جو پوری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے، تو کیوں اس پہ اتنی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اور اتنے شوقین ہے سب بنانے کے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کسی اور چیز، کسی بہتر چیز کے اوپر یہ پیسہ کیوں نہیں لگ جاتا. بچوں کو پٹاخوں کا شوق نہیں ہوتا، تو یہ فوجیوں کو بھی ہوتا ہے، اور ہر ملک کے فوجیوں کو ہوتا. تو امریکہ نے جب پہلا بنایا اور استعمال کیا تو اس کے بعد وہ اور بڑے بنانے لگے. دیکھا دیکھی سوویت یونین نے بنایا، پھر اس کے بعد فرانس اور چائنا اور برطانیہ وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، تو 5 نیوکلیر پاورز ہوئے، آج 10 ہیں، اور اب شاید اور بھی ہو جائیں. یورپ کیونکہ اسی رستے پہ چل پڑا ہے، جاپان بھی شاید اب بنائے، جرمنی بھی بنائے. تو یہ شوق ہوتا ہے، لیکن ہر ملک یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس ایٹم بم آ گئے تو میں محفوظ ہو جاؤں گا، کوئی میرے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، اور اس کو ڈیٹرنس کا نام دیا جاتا. ہاں تو کسی حد تک تو یہ اب بھی چل رہا ہے نا. آخر انڈیا کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا پہلگام کے قتل عام پہ جو میسیکر ہوا، لیکن اب تک تو وہ کوئی اتنا بڑا اٹیک نہیں کر سکا. اب اس سے اگر بڑا ہو، یعنی کہ کل رات جو ہوا ہے 8-9 ٹھکانوں پر پاکستان کے اندر، اور پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اس نے انڈیا کے جیٹس مار گرائے، تو اب یہ چیز بڑھ سکتی ہے. اگر بڑھی تو پھر nobody can say where this will end. بالکل ایسا ہی ہے سر. لیکن بہرحال ان لوگوں کو ڈائلاگ پہ جانا چاہیے، اور پہلے بھی جیسے پاکستان نے کہا تھا کہ ہم انویسٹیگیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن بھارت کہہ رہے بھائی یہ تو پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں، اور ہمارے یہاں سے ہی کچھ نہ کچھ کمزوری تو رہی ہے، مانے یا نہ مانے. ہم نے جو حافظ سعید اور مسعود اظہر اور اس قسم کے لوگوں کو جو رکھا، تو وہ آپ کو لگتا ہے، میں لاسٹ میں یہی پوچھنا چاہوں گی، آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو یہ ساری پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہیں؟ ہاں ہماری بات کوئی نہیں مانتا، کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ یہ انکار کیا کہ یہاں کوئی دہشت گرد نہیں ہے، لیکن یہ سب کے سامنے تھا. اب میں جب اپنے ڈپارٹمنٹ جاتا تھا، ڈپارٹمنٹ آف فزکس، قائد اعظم یونیورسٹی، اور یہ بہت پہلے کی بات نہیں ہے، 20 سال ہو گئے، تو بہت بڑے بڑے پوسٹرز لگتے تھے، آؤ جہاد کشمیر میں شامل ہو جاؤ. حافظ سعید یہاں ایک بہت بڑا ہیرو تھا. پھر جب FATF کا ڈنڈا لگا تو پھر اس کو چھپ جانا پڑا. جو ممبئی میں ہوا، دیکھیے اگر اس وقت ہم نے یہ کہا ہوتا کہ ہم آپ کے ساتھ، یعنی کہ انڈیا کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو پکڑتے ہیں اور حوالے کرتے ہیں انڈیا کے، یا ان کو سزا دیتے ہیں، تو ہماری بات میں ضرور وزن ہوتا. لیکن میں اس میں پاکستان کو قصوروار ڈیفینیٹلی ٹھہراؤں گا، ڈیفینیٹلی، کہ ہم نے اس وقت تعاون نہیں کیا.
ہمیں ممبئی کے جو قاتل تھے، مرڈررز، جو انہوں نے تاج کے اوپر حملہ کیا تھا، they were murderers. ان کو سزا دینی چاہیے تھی بجائے چھپانے کے. اگر وہ کیا ہوتا تو میرا خیال ہے آج یہ صورتحال نہ پیدا ہوتی. لیکن چلیے، جو ہم نے نہیں کیا سو نہیں کیا. اب کیا کیا جائے؟ اب یہ ہے کہ دونوں طرف سے اب آواز ہلکی کی جائے. ہمیں پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. پاکستان کی طرف سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ دہشت گردی کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں، کہ جنہوں نے پہلگام میں کیا ان کو ہم پکڑنے کی کوشش کریں گے. اگرچہ یہ ہو سکتا ہے، اور دیکھیے انڈیا نے اب تک کوئی ثبوت تو نہیں دیا نا کہ یہ پاکستان کا کیا ہوا ہے. یہ بالکل ممکن ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 70% امکان اس کا ہے کہ یہ کسی کشمیری گروپ نے کیا ہو. 30% چانس ہے کہ ان کو پاکستان کی سپورٹ حاصل تھی. وہ 30% بھی کچھ کم نہیں ہے، and this is based on past behavior. لیکن 70% چانس یہ ہے کہ یہ ادھر کے لوگ ہیں جو انڈیا کی حرکتوں سے بیزار آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم پر انڈیا نے حکمرانی کی ہماری مرضی کے بغیر، ہماری عزت نہیں کی. آرٹیکل 370 کو ریپیل کیا گیا. ہمارا جو ہماری اپنی شناخت ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے، اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کشمیریوں کو پورے انڈیا میں اس وقت پکڑا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ جو برا سلوک کیا جا رہا ہے، that is condemnable. تو اگر میں پاکستان کو کنڈیم کرتا ہوں تو میں انڈیا کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. بالکل. لیکن سر یہی ہے کہ پاکستان نے اگر جیسے آپ نے بھی کہا ممبئی اٹیک کے ٹائم پر ہی کچھ صحیح سٹیپ لے لیے ہوتے اور یہ حافظ سعید مسعود اور اظہر جیسے لوگوں کے اوپر پابندی لگائی گئی ہوتی تو شاید ہمیں آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. بہرحال بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.